नौकरी मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, मंदिर मांगोगे, घंटा मांगोगे तो फूल बरसाए जाएंगे। जो लोग हिंदी की बात करते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। जो लोग हिंदू की बात करते हैं वो ढूंढते हैं कि शहर में सबसे बड़ा मिशनरी यानी कि क्रिश्चियंस का स्कूल कौन सा है, उसमें सिफारिश लगवा के एडमिशन करवाएंगे। जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? इन सब का। जिनके बच्चे कावड़ ढो रहे हैं, ठेका वही लोग लिए हैं। एक बगल में संविधान दबा हुआ है और मंच पर शपथ ली जा रही, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। कैसे काम बनेगा? मुझे हैरत होती है कि जो लोग मंचों पर पाखंड विरोध की ज्ञान ठोकते हैं उन्हीं के घर में तमाम पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी बैठी। जो संविधान के दम पर, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण बचाओ के दम पर संसद में पहुंचे हैं मजबूत स्थिति के साथ, वही लोग मुंबई में जाकर के सिद्धि विनायक मंदिर और तमाम मंदिर टहलेंगे। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज हम लोग जिन तमाम मुद्दों को लेकर के परेशान हैं, उनकी परेशानी की वजह यही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे। लेकिन चुनाव से पहले कुल्हाड़ी की लकड़ी का हिस्सा आगे किया जाता है। एक झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, राशन के जाल में फंसाता है और हम फंस जाते हैं। और अगले चुनाव में फिर से वहीं से शुरू करते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर जिन लोगों के ऊपर हम सवाल उठाते हैं कि वो लोग संसद में पहुंच गए, वो आवाज नहीं उठा रहे, तो जितना उनकी तरफ आवाज उठाते हैं उतना ही उंगली अपनी तरफ भी करो और अपने से पूछो कि जिस समय यूपीएससी में गड़बड़ी हो रही थी, जिस समय नीट परीक्षा में गड़बड़ी हो रही थी, जिस समय लेटरल एंट्री के माध्यम से आपके बच्चों की सीटें चोरी हो रही थी, उस समय हम क्या कर रहे थे, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे थे, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? बुद्धिजीवियों की परिभाषा क्या हो गई है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामाजिक न्याय तो ढूंढेंगे लेकिन अपनी जाति के नेता में ही ढूंढेंगे। तमाम बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि हम तब बोलेंगे जब हमारे नेता ने कुछ बोला होगा, हमारी जाति के नेता ने, हम उसको डिफेंड करने के लिए बोलेंगे। गलत किया होगा तो डिफेंड करेंगे और 10 साल पहले कोई एक लाइन बड़ी अच्छी बोल दी होगी तो बताएंगे देखो सामाजिक न्याय का मसीहा आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस विपक्ष की तारीफ के काबिल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी तारीफ करने से ज्यादा आलोचना करने की है। क्योंकि अगर जरा भी ढील छोड़ दी हमने तो यकीन मानिए, जो संविधान के दम पर, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण बचाओ के दम पर संसद में पहुंचे हैं मजबूत स्थिति के साथ, वही लोग मुंबई में जाकर के सिद्धि विनायक मंदिर और तमाम मंदिर टहलेंगे। जो लोग, देखिए हैरत की बात देखिए, बड़े गर्व के साथ बताते हैं, बड़े गर्व के साथ कि अयोध्या जीत गए हम, बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि बद्रीनाथ जीत गए, फिर भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा है क्या? जब वो पूरा प्रोपेगेंडा करके अयोध्या नहीं जीत पाए तो तुम ये ड्रामाबाजी करके क्या जीत लोगे? सिर्फ इतना सा मूल अंतर समझ लीजिए। आज जो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। आज जो जनता के बीच में आज जो कंफ्यूजन क्रिएट है, वो कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट है कि हम उथला उथला सामाजिक न्याय, एक बगल में संविधान दबा हुआ है और मंच पर शपथ ली जा रही, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। कैसे काम बनेगा? मुंबई गए, किसी ने मुझे फोन करके कहा, नीरज भाई आप लोगों की बातों का असर आ रहा है, देखिए चैत्य भूमि भी गए। तो हमने कहा असर तो आ रहा है, चर्चा किसकी ज्यादा है, चैत्य भूमि की ज्यादा है या जो 35 सांसद वहां सर नवाने गए वहां ज्यादा है? जब जिस पार्टी का, मैं बार बार एक बात कहता हूं, हालांकि इस चुनाव में यह हुआ है, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप लोग जब तक अपनी पिच पर, सॉलिड अपनी पिच पर नहीं खेलेंगे, इस बार आपने अपनी पिच तैयार की और काफी हद तक आप अपनी पिच पर खेले तो देखिए शानदार आपने चौके छक्के लगाए। लेकिन आप करते क्या हो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के चक्कर में जैसे ही उनकी पिच पर जाते हो, इतनी शानदार बैटिंग होती है कि आप मैदान से आउट हो जाते हो। हिंदुत्व के मामले में आप समझिएगा कि पिछली बार आजमगढ़ में निरहुआ लड़ रहे थे और धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे। हालांकि मैं धर्मेंद्र जी को पसंद करता हूं, लेकिन जनता के सामने सवाल यह था कि मुझे एक मिल रहा है, दोनों यादव मिल रहे हैं मंदिर जाने वाले। तो जब यादव को
चुनना होगा तो वो कौन सा यादव चुनेगा? जब दोनों मंदिर जाने वाले हैं, या तो उसके सामने विकल्प हो कि एक सामाजिक न्याय वाला है, पाखंड विरोधी है, और एक मंदिर वाला है, तो वो सामाजिक न्याय वाला चुन लेगा। जब दो विकल्प थे तो उसने चुन लिया बीजेपी वाला, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि इनकी दुकानदारी पाखंडे से शुरू होती है। मैं बार बार यही बात कहता हूं, जो कांचैलैया साहब चले गए हमारे बीच से, उन्होंने एक बात कही थी, मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूं। एक नारा दिया गया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जो लोग हिंदी की बात करते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। जो लोग हिंदू की बात करते हैं वो ढूंढते हैं कि शहर में सबसे बड़ा मिशनरी यानी कि क्रिश्चियंस का स्कूल कौन सा है, उसमें सिफारिश लगवा कर एडमिशन करवाएंगे। जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? इन सब का। जिनके बच्चे कावड़ ढो रहे हैं, ठेका वही लोग लिए हैं। और इसीलिए इतनी सहूलियतें दी जाती हैं कि नौकरी मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, मंदिर मांगोगे, घंटा मांगोगे तो फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का एजेंडा क्लियर है, और क्लियर हो भी क्यों ना। जो लोग बार बार ताकत में आ जा रहे हैं, भले ही सीटें आपने कम करवा ली, उन्होंने कब कहा था कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो भारत को विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दूंगा? कभी कहा क्या सदन में? उन्होंने कहा था कि मंदिर का घंटा पकड़ाऊंगा, तो पकड़ाया है तुमको। तो मुद्दे वहां क्लियर हैं, आपके पास क्लियर नहीं है। एक चर्चा अभी आपने की थी नेशनल बिल्डर कैटेगरी, ये बहुत बड़ा समाधान है जातिवाद को खत्म करने का, बहुत बड़ा समाधान। मैं खुद इस मुद्दे का बहुत बड़ा हिमायती हूं, क्योंकि यह मुद्दा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बिल्डर कैटेगरी का मतलब यह है, जो बाबा साहब और संत राम बीए प्रजापति जाति पाति तोड़क मंडल के माध्यम से समाज को बताना चाहते थे। यह सॉल्यूशन है अंतरजातीय विवाह का, इंटरकास्ट मैरिज का। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं अपनी तरफ से कि इंटरकास्ट मैरिज का मतलब यह नहीं है कि आईएएस की शादी हो गई, आईएएस आईपीएस की शादी हो गई, भैया हमारे घर में तो इंटरकास्ट मैरिज है, ये नहीं चलेगा। हम लोग समाज को जिस स्तर पर लाना चाहते हैं कि अगर किसी यादव को कुर्मी का लड़का पसंद है, कुर्मी को मौर्य का पसंद है, मौर्य को पासी का पसंद है, हम रिश्ता लेकर के जाएं, वो है एक्चुअल अंतरजातीय विवाह। ये बड़े बड़े पदों पर कि भाई बड़े बड़े पदों पर आईएएस को तुम खाक रोक लोगे क्या शादी करने से? वो तो कर ही लेंगे, चाहे तुम्हारी सहमति हो या ना हो। तो असली इंटरकास्ट वो है। और नेशनल बिल्डर कैटेगरी का मतलब है इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुआ बच्चा, उसको नेशनल बिल्डर कैटेगरी में रखा जाएगा। ये जनरल जो कैटेगरी है इसको खत्म किया जाएगा। ये हमारी WTP की डिमांड है। समय कम है, मैं किसी दूसरे का समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ बात खत्म करता हूं कि 2-3 लोगों ने मुझे साइड में पकड़ पकड़ के कहा कि नीरज भाई एक सलाह जरूर दीजिए कि तमाम सामाजिक संगठन एक हो जाएं और इसके बाद वो बहुजन समाज के नेताओं के यहां जाएं और उनसे कहें कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। हालांकि ये प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन मैं एक बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि सारे सामाजिक संगठन एक हो जाएं। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। एक छतरी के नीचे आना, एक झंडे के नीचे आना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। समाज में जिन लोगों की आप नकल करते हैं या जिनका उदाहरण देते हैं, वहां भी हजारों संगठन है। एक बात जरूर हो सकती है कि हम विभिन्न तरीके से काम करते हुए अलग अलग संगठनों में, जब हमारे मुद्दों की बात हो तो हम एक हो जाएं, जब हमारी लड़ाई की बात आ जाए तब हम एक हो जाएं। जैसे सवर्णों के कितने भी संगठन बने रहें, लेकिन जब उनको किसी गांव में ओबीसी एससी को दबाना होता है तो एक हो जाते हैं। तो आप अपने मुद्दों पर एक हो जाएं, क्योंकि कोई कह रहा है कि अंतरजातीय विवाह इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो अपना मुद्दा समझे भाई, ठीक है। कोई कह रहा है जातिवार जनगणना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। कोई कह रहा है कि मृत्यु भोज खत्म करना इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। यानी कि समाज में तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनके लिए अलग अलग संगठनों की जरूरत है, बशर्ते जब एक साथ देखिए, जब शोषक वर्ग है जो हमारा, जब शोषक वर्ग एक है तो जितने शोषित हैं वो एक क्यों नहीं हो सकते? और एक होने का मतलब झंडा बैनर से नहीं होता है, एक होने का मतलब विचारधारा से। और विचारधारा का मतलब सिर्फ इसी बात के साथ खत्म कर दूंगा, विचारधारा का मतलब यह है कि हमारा चाहे झंडा लगा हो, बैनर लगा हो या ना लगा हो, हमारा नाम बैनर में हो या ना हो, हमारी इनसे दुश्मनी चलती हो। मैं उदाहरण बता रहा हूं कि मेरी मान लीजिए अनिल जी से दुश्मनी है, अनिल जी के घर में बेटी का बर्थडे होगा, ये मुझे बुलाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अनिल जिस दिन जातिवार जनगणना पे कार्यक्रम कर रहे होंगे, मैं चुपचाप जाके पीछे बैठ जाऊंगा। इतनी क्लियरिटी, इतनी समझदारी जिस दिन आ गई
झक मार के जिन लोगों को आप कहते हो कि सदन में हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे, झक मार के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन पहले हम तो क्लियर हो जाएं। मुझे हैरत होती है कि जो लोग मंचों पर पाखंड विरोध की ज्ञान ठोकते हैं, उन्हीं के घर में तमाम पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कोई बदल सकता है, मैंने अपनी पत्नी को बदल लिया, इसका मतलब नहीं कि हर कोई बदल सकता है, लेकिन आप ईमानदारी से ट्राई भी नहीं मारते हैं, ये मेरा दावा है। और अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म कर दूंगा कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम सब मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम सब मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ता वालों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना है।